अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कई एक मामलात को लेकर के लीडरान अपनी बात पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। वहीं कई जगह पर अब एडमिनिस्ट्रेशन का और लीडरान का भी आपस में ऐसा नोकझोंक होते हुए भी दिखता है, जहां जमीनी सतह पर यह लगता है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं, लोग अपनी मुश्किलात को लेकर के नेताओं के साथ चलते हैं और नेता अपनी सियासत को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और कई एक जगह पर कई मामलात इस वक्त बड़े सवाल भर करके भी खड़े हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको पता होगा कि 5 अगस्त को लिए गए फैसले के बाद यहां पर कई एक कवानीन नाफिजुल अमल हो गए और इस तरह से यहां अवाम को कई नए कवानीन से मुतारिफ भी करवाया गया। जम्मू कश्मीर को यह कह सकते हैं कि कुदरत ने कई एक बेशबहा खजानों से मालामाल किया और इस तरीके से यहां के आबशारों की बात की जाए, झीलों की बात की जाए, जंगलों की बात की जाए या फिर दीगर मामलात के हवाले से, मिनरल्स की हवाले से बात करते हैं, तो एक महकमा यहां पर ऐसा भी आता है जिसे आप जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे के नाम से जानते हैं, जिस महकमे के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद, यह कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की तामीर नौ सारी उसके साथ इसलिए जुड़ी हुई है कि किसी को तामीर के लिए मिट्टी चाहिए तो वो भी जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट ही देखता है, किसी को किसी नाले से बाजरी निकालनी है तो वो भी यही महकमा देखता है, और किसी को घर के लिए 2 पत्थर चाहिए तो वो भी इसी महकमे की जिम्मेदारी है। कहीं पर ईंटों का भट्टा लग रहा है, उसमें भी इस महकमे का बराह रास्त एक बड़ा असर देखने को मिलता है। और इस हवाले से आपको नाज़रीन मालूम होगा कि अगर हम गुज़श्ता चंद बरस के दौरान देखें तो यहां कीमतें अपनी अरूज को पहुंच गई हैं और कई बार इस मामले को लेकर के कई एक रजाकार तंजीमों ने भी सरकार की नोटिस में इस मामले को लाने की कोशिश की कि महंगाई के इस बढ़ते हुए रुझान की वजह से आम आदमी का चूल्हा भी अब नहीं जलता। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता 1 बरस की अगर हम बात करते हैं तो इस बरस के दौरान एक बड़ी तब्दीली आई, वो ये कि महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग ने कुछ इस तरह के दरियाओं को, नदी नालों को टेंडर कर दिया या बराह रास्त किसी बाहर वाली फर्म को दे दिया, जो अब बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी वहां से नाले से बाजरी निकालने वाले को, रेत निकालने वाले को, पत्थर निकालने वाले को एक बड़ी रॉयल्टी के अवज ये जो यहां से पत्थर निकलते हैं, दीगर चीजें निकलती हैं, वो देते हैं। और जब इस मामले को लेकर के कोई रात गए अपनी मर्जी से किसी नाले से पत्थर उठाने की कोशिश करता है या रेत उठाने की कोशिश करता है या पुराने उस अंदाज में चला जाता है जिसे नए कानून के बारे में पता नहीं है, तो उसकी गाड़ी पर भी भारी भरकम जुर्माना कर दिया जाता है। तीसरी मर्तबा अगर उसकी गाड़ी पकड़ी जाए तो उसे सीज कर दिया जाएगा और पहली दफा 10,000 का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 30,000 का जुर्माना, और इसी तरीके से जो वहां पर मजदूर काम करते थे अब वो मजदूरी करने से भी हाथ धो बैठे हैं। इस मामले को लेकर के नौजवान अक्सर सरापा एहतिजाज रहे और इस मामले पर बड़ी सियासत भी अब नजर आ रही है। नाज़रीन आपको मालूम होगा कि कल पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अपने एक कौमी नशरियाती इदारे को यहां पर इंटरव्यू देते हुए इस बात की तरफ इशारा किया था कि जम्मू कश्मीर को बेच खाने में किसी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। और उस प्रोग्राम के दौरान, उस इंटरव्यू के दौरान महबूबा मुफ्ती पर बहुत ही कड़े सवालात किए गए, जिन कड़े सवालात का जवाब उन्होंने अपने तरीके से देने की कोशिश की, शायद उन्हीं सवालात के जवाबात को मुकम्मल तरीके पर पुख्ता करने के लिए आज महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की सरबराह है और गुपकार अलायंस के अंदर एक बड़े फरीक की हैसियत से काम करती है, नायब सदर के ओहदे पर मुंतखिब है वहां पे, इस हवाले से आज उन्होंने नाला रमियार का दौरा करना चाहा और अपने हमनवाओं के हमरा उन मजदूरों से मिलने की कोशिश की थी, उन लोगों से मिलने की कोशिश की थी जिनके बारे में बकौले उनके बताया जाता है कि उन्हें इंतहाई मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, लेकिन नाला रंबियार से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले ही हुकूमती इदारों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और किसी भी तरीके से उन्हें उससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा आपस में तू भी हुई और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने मामलात के हवाले से जो कुछ भी रखा हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन वहां सूरत हाल पहुंचते पहुंचते क्या हुई, पहले ये कुछ झलकियां और उसके बाद महबूबा मुफ्ती नामानिगारों को इस हवाले से क्या कुछ बताती है आपको दिखाते हैं।
नजर नजर दिमो नजर नजर दिमो थोड़ा सा आरएस में दिमो नजर चोरी हुई है, बहुत चोरी हुई है, आगे बेचने जाने नहीं देता है। खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा माफियाबाजी यहाँ पे, सबसे बड़ा माफिया है। इसका सपोर्ट हर कोई कर रहा है, सारे अफसर से जुड़े हुए हैं। इनने रिश्वत पकड़ी है, अब हमको आता है पता, हमारे इनने हमारे मकान बेच दिए पंजाब के सरदार को। जाना है हम काला कानून नहीं मानते हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, महबूबा जी कदम बढ़ाओ, महबूबा जी कदम बढ़ाओ, महबूबा जी। रुको एक मिनट क्या बात है साहब? आदाब मैम। नाले पे जा रहे हैं हम कहीं? मैम वो नहीं दिया है और एसएसजी डायरेक्टर की चिट्ठी है हमारे पास कि आपको ऐसे नहीं चलना है, कॉन्वॉय में जाना है गाड़ी पे। तो गाड़ी के अंदर जाएंगे, लाइए गाड़ी। हमें पे जाना है, उधर देखो आप। हेलो एक मिनट बोला जाए जाने क्यों नहीं? नाले पे हमने जाना है। प्लीज मैम, हमें जो प्रोग्राम है उसकी बात है। नहीं प्रोग्राम क्या, मैंने तो प्रोग्राम यही दिया है। मैम हमारे पास जो चिट्ठी है उसके हिसाब से आप ये देखिए क्या कर रहे हैं। हेलो एक मिनट, ये एसएसजी रुकिए। ओ एक मिनट यार, बताया है ना आपको, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? नहीं आराम से, क्यों हमें हक नहीं है उधर जाने का? ये कौन सा कानून है? चलिए जगह दीजिए। तहसीलदार साहब बताओ यार, आप ना चलिए गाड़ी ले आइए, गाड़ी ले आइए। नाले पे जा रहे हैं। बाजी हमें आड़े पे जाना है, उधर देखो आप। उन्होंने क्या लूट मचा, डीसी ने लूट मचा रखा है जिना तरह से जाने क्यों नहीं? नाले पे कब तक हम करेंगे? उन्होंने लूटा यहाँ से उन्होंने माल उठाया इधर। प्रोग्राम क्या, मैंने तो प्रोग्राम सर कोई अलॉटमेंट नहीं थी, किसी का भी नहीं अलॉटमेंट है वहाँ पे माल उठाने की। 400 करोड़ उन्होंने यहाँ से लूट लिया। ये देखिए क्या कर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें जाना है जरूर उधर। जो हमें हक नहीं है उधर जाने का, ये कौन सा कानून है? बताओ यार, आप 5 अगस्त से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सूरत क्या बन रही है। यहाँ घर से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ आपके मालूम है आपको, हमारे यहाँ नाले हैं जिनमें यहाँ के लोगों का जिनका हक है वहाँ से रेत और बाजरी निकालना, उनको निकालने नहीं दे रहे, बल्कि बाहर से किसी पंजाब या हरियाणा से किसी को लाया गया है जो टेंडर अलॉट किए बगैर ही डीसी साहब की मदद के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ रेत और बाजरी निकालते हैं, रेत और बाजरी निकाल रहे हैं और उनको एनवायरमेंटल कोई क्लियरेंस नहीं है, इजाजत नहीं है, पर उसके बावजूद
यहाँ करोड़ों रुपए की रेत निकाली जाती है, बाजरी निकाली जाती है, और यहाँ जो लोकल लोग हैं उन बेचारों को खाने के लाले पड़े हैं। जिनका रोजगार इसी पे डिपेंड करता था वो बेरोजगार हो गए हैं, और नालों को इन्होंने खंडरात बना दिया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पानी भी आएगा। इन लोगों को यहाँ मुश्किल हो जाएगी, हमारे चश्मे सूख रहे हैं। और यही नया कश्मीर जो है मरकजी सरकार बनाना चाहती है। यहाँ के लोगों को बंद करके मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। मैं को कोई मिलिटेंट हूँ क्या? क्यों नहीं मुझे इजाजत दी जा रही है? मैं जाके देखूं कि उन्होंने जहाँ पर 1 फुट खोदना था वहाँ 20-20, 25-25 फीट खोद के वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। जम्मू कश्मीर को कंगाल किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जंगल लूटे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नाले, यहाँ का रोजगार सब कुछ खत्म हो रहा है। नहीं, मैं तो आके देखना चाहती थी कि क्या हाल है उस नाले का। ये जो नाले हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी लोग रो रहे हैं, वहाँ भी नालों से बाहर के लोग आके बाजरी और रेत निकाल रहे हैं। यहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और बाहर से लोग आके यही बाजरी, यही रेत हमें 100 गुना कीमत पे बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ गई। अगर कोई चीज 500 रुपए का था, आज वो 10,000 रुपए का मिलता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा हुआ है और कहते हैं नया कश्मीर। ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर। इनकी शक्लें देखिए। रोजगार 50,000 मैंने जुर्माना दिया है, मैं कल 50,000 कमाऊंगा। हालत देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर बाद में तशद्दुद पे उतर आए तो फिर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आप तो सब्र से 15 लाख मेरा फाइनेंस है। क्या करेगा? 15 लाख इसका फाइनेंस है। इसने हमें जाना है। अब क्या आपने देखा वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। इतना कहाँ जाने देंगे? ये तो मिला हुआ है, इन्होंने पैसे खाए हुए। पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा है और कहते हैं करप्शन हमने खत्म की। सबसे ज्यादा करप्शन तो यहाँ हो रही है, जो मिली भगत हो रही है यहाँ पर। जी हां नाज़रीन इकराम, डीडीसी के चुनाव में आते ही जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर रहनुमा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और अपनी तेजतर बयानबाजी के हवाले से इस वक्त सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर कई एक सियासी जमातों ने उन्हें हत्फ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो अपनी बयानबाजियों को उतना भी ऊंचा ना ले जाएं कि उनके सामने सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि कल यहां पे सैयद शाहनवाज ने इस बात का इंकशाफ किया था कि वो खुदा रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा। और उसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ा कजिया छिड़ गया कि अगर यह मामला सब जुडिशियस है, जिसे शहनवाज हुसैन का कहना था कि बिल्कुल नहीं है, अगर वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनके अल्फाज को लेकर के जाएंगे इस प्रेशर को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक देगा? तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने बयान में एक वजन लाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां सभी सियासी जमातों ने यकजमा होकर के उनके कल के इस रिमार्क पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया। उसके बाद आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक मुकम्मल तरीके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, जिसमें कई एक मामलात पर बात हुई और कई एक चैलेंजेस भी भारतीय जनता पार्टी को किए गए कि अगर वो यकीनी तौर पर देखना चाहते हैं कि जो वो अपना मंशूर मुल्क के अंदर चलाना चाहते हैं उस मंशूर से लोग खुश नहीं हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के इंतखाबात में उनके पैर रखने के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी। शहनवाज हुसैन ने किस प्रकार से इन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, पहले आपको उनके वो अल्फाज दिखाते हैं ताकि जो अभी तक मैंने बात की वो उसके साथ आप जोड़ करके देखें कि कहीं हमने उसमें कोई बात नहीं जोड़ी। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मुजफ्फर शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मुखातिब करते हुए क्या कुछ कहते हैं और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी किन ख्यालात का इजहार करती थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मरकज को किस तरीके से चैलेंज किए। एकदम यकीन कीजिए, मैं हाजी भी हूं, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खानदान से निस्बत रखता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं कि 370 वापस कभी नहीं आएगा। ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर नौजवानों को कहना चाहता हूं
पहलवान साहब, आपने कहा कि जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी कहती है, तो क्या मान सकते हैं कि सब्जुडिस मैटर पर जब आप कमेंट करते हैं तो जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कहेगी? कौन सा सब्जुडिस नहीं है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसे केस लगाइए ना आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए कोर्ट में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन हो जाएगी क्या? कमाल करते हैं। अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर के बारे में मैं क्या कहूं, वो पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं तो जम्मू कश्मीर की तरफ से उनसे एक ही बात कहूंगा कि आओ आओ अनुराग ठाकुर, क्या लाए हो जम्मू कश्मीर के लिए? सोना, चांदी, हीरा, मोती या फिर गोली? यही तो आपने बोला था ना दिल्ली में। खैर, आप आइए यहां, यू आर वेलकम। यहां तब भी जो भी बाहर से आता है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उससे हम पेश आते हैं। हम गाली गलौच नहीं करते, हम किसी की पगड़ी नहीं उछालते। जिस तरह से आप लोगों ने पगड़ी उछालना यहां शुरू की है, हम उसका जवाब आपको प्यार और मोहब्बत से देंगे। और यहाँ के लोग, जम्मू और कश्मीर के वासी, खा वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो आपको अपने वोट से आज जवाब दे देंगे। और आपको यहाँ से भी और जम्मू से भी, खुसूसन वैली से, आपको 140/0 करके वापस यहाँ से भिजवा देंगे। यू विल नॉट गेट इवन 1 सीट फ्रॉम हियर माय डियर फ्रेंड्स। ये अब तहिया कर लिया है एक कश्मीरी ने कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, रुखसत कर दिया जाएगा, बहुत ही अदब से, मगर बगैर किसी सीट के। और आज आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप यहां सिर्फ बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। यहां मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, ठाकुर साहब, शहनवाज हुसैन और अपने जो दूसरे हैं हमारे अब्बास नकवी साहब, 2.5 साल से, जब से आप लोगों ने यहां पे डायरेक्ट शासन और डायरेक्ट चार्ज लिया है जम्मू कश्मीर का, न तो यहां बिजली रहती है, पानी की हाहाकार है चारों तरफ। इट हैज नेवर हैपेंड हियर। और आपके यहां सड़कों का हाल देखिए, बर्बाद है यहां की सड़कें। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यह तो आपके दौर में हुआ है। मेरा पानी इज a state subject. It's my water. It belongs to the people of Jammu Kashmir and Ladakh. और मेरा पानी आप ले जा रहे हैं और उसकी बिजली बनाकर आप दे रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली में, and I don't have electricity here. Why? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत नाकारा है। यहां पर कि हम लोगों ने गवर्नमेंट चलाई है, यहां इस तरह का कभी हाल नहीं था पानी का, जो हाहाकार मची है चारों तरफ से। नेवर इट वॉज देयर। जो बिजली का हाल है, नेवर इट वॉज देयर। पानी का हाल है, नेवर, माने सड़कों का हाल है, कभी नहीं था। और आपने ट्रिपल कर दिया है मेरे एजुकेशन सिस्टम को। देखो 4G आपने नहीं दिया यहां पर, जो मेरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है हमको, आपने नहीं दिया यहां। आपने उसको कहा कि यह डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। देखो सरासर गलत, झूठ। जिसको भी कोई कार्रवाई कहां पे करनी है, वो कहां आपके 4G के लिए ठहर रहा है, वो तो 2G में ही काम चला रहा है। यू आर रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। और सबसे अहम बात कि हमारे यहां पे जो भी थोड़ा बहुत ये कोविड का मामला हुआ, अगर मेरे पास 4G इंटरनेट होता तो मेरे डॉक्टर साहिबान डायरेक्ट राब्ता करते टेक्निकल एक्सपर्ट से, डॉक्टर से थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सी चीजें वो करते हैं जो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं 2G में। ये आपने किया। और आप कहते हैं यहां पे डेवलपमेंट कोई, अब हम यहां पे सोना और चांदी लाके रहेंगे, दूध की नदियां बहाएंगे यहां पर। तब भी मैं आपको एक बता दूं, ठाकुर साहब, शहनवाज हुसैन साहब और अब्बास नकवी साहब, यहां पे कोई पाइप में नहीं सोता, यहां पर कोई फुटपाथ में नहीं सोता। जम्मू कश्मीर में हर किसी के पास अपना घर है, हर किसी के पास अपनी छोटी मोटी जमीन है, छोटा सा, इतना सा भी हो तो मर है अपनी। हर कोई अपने घर के अंदर, अपने छत के अंदर सोता है। आप यहां की डेवलपमेंट का नक्शा जो है वो आप वापस पूरे मुल्क में इस्तेमाल करें। वी आर मच बेटर डेवलप्ड देन मोस्ट ऑफ द कंट्री।
आप क्या बोल रहे हैं यहां पे डेवलपमेंट नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कोई भीख नहीं मांगता है। आप किसी कश्मीरी को नहीं देखेंगे भीख मांगते हुए। अब आज बाहर से लोग आ रहे हैं यहां पर भीख मांगने के लिए। वो तो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए आ रहा है, मगर आप जो हैं, जो भिखमंगे आप हैं, शाहनवाज साहब आप, ठाकुर साहब आप और अब्बास नकवी साहब आप तो आज भीख मांग रहे हैं। आज कश्मीरी के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके, हाथ फैला फैला करके मुझको वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। किस लिए वोट देगा आपको वो? यह मैं पूछना चाह रहा हूं। वाई शुड ही वोट फॉर यू? आपने हमारा तशक्कुस उठा दिया, आपने हमारे सर से पगड़ी उड़ाल दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया, और आज आप डेवलपमेंट के नाम पर यहां आ रहे हैं। हम जी यहां ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, पिछले 2.5 साल से क्या किया आपने? बताइए ना, जवाब दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, बार बार फिर से बोल रहा हूं, आप यहां पर इतना सीना तान कर बात कर रहे हैं। चलिए आइए, एक लाल चौक में एक महफिल सजाई जाए, पूरा दुनिया का मीडिया वहां पर आए। आप 3 लोग बैठ जाइए एक तरफ, हम लोग एक तरफ बैठ जाएंगे। वहीं पर हम फैसला करें कि क्या जो आपने फैसला लिया 5 अगस्त 2019 को, क्या वो गलत था या सही था। अगर मैं वो डिबेट हार जाता हूं, मैं हाथ खड़े कर दूंगा और माफी मांगूंगा आपसे कि नहीं, हम गलत थे। अगर हम आपको पिछाड़ देंगे, आपको यहां से भागना पड़ेगा बोरिया बिस्तरा लेकर। इंशाल्लाह हम तो आपको बोरिया बिस्तरा लेकर भेज ही रहे हैं वापस, मगर आइंदा, और आप ये बात याद रखिए, 370 मरा नहीं है। शाहनवाज साहब, अब्बास साहब और ठाकुर साहब और आपके माननीय अमित जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो दिन में कम से कम 200 बार 370 का नाम ले रहे हो, तो 370 मरा कहां? 370 is still valid and open in the constitution of this country. It has not died, sir. और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए गौर है। आप तो कल इतना आप ये ड्रंक हो गए हैं पावर से, क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये तो कोई बात ही नहीं है तो है, तो क्या हुआ? अगर वहां अर्जी है तो क्या हुआ? इट इज नॉट सब जुडिस। I am sure the Chief Justice of the Supreme Court of India will take a suo motu notice against you. How have you uttered such a word? This matter is under the consideration of the Honorable Court. और आज it is under the consideration of the bigger court than the Honorable Supreme Court of India, that is the People's Court. सरदारी आवाम का हक है, आपका नहीं। तो आप रेडी हो जाइए, आइए, गाली गलौज के बगैर आइए, यहां बिस्मिल्लाह करके आइए, वाजवान खिलाएंगे यहां लोग, आपको प्यार से रखेंगे, मगर वोट नहीं देंगे आपको। आपका रुपया पैसा बटोर लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। उनने कसम खाई है कि आपको खाली यहां से वापस भेज दिया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर कोई सवाल आपको पूछना तो जरूर करें। शाह साहब, ऐसा जा रहा है, और हम कल हमारे कन्वीनर जो है हमारी गुपकार अपने पीपल्स अलायंस के तारिगामी साहब, उन्होंने ऑलरेडी ये मैटर टेकअप किया है विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड आई थिंक ही हैज सेड दैट इस मामले को देखा जाएगा और 1-2 दिन के अंदर हमको पता लगेगा कि व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग। अदरवाइज यस, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस। क्योंकि मैं खुद इस चीज में शामिल नहीं हो रहा था, आज मैं भी मजबूरन इस चीज के लिए शामिल हुआ हूं आज इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये आपके और मेरे बच्चे के फ्यूचर का मामला है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। उसमें तो ऑलरेडी 43 अमेंडमेंट्स हुई थी आर्टिकल 37 और 35A में। कब? इससे पहले, एब्रोगेशन से पहले। बिल्कुल, बट आज आपका पूरा ये लेना ही चाह रहे हैं, अगर हम सामने खड़े नहीं हो जाते। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि इसको जम्मू कश्मीर के अंदर जहां डीडीसी के इंतखाबात, तो ऊपर से सियासी जमातों की उछल कूद, और उसके साथ ही कई ऐसे मामले हैं जो कश्मीरियत को हमेशा ही दर्शाते आए हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि हालात चाहे कैसे भी रहे हों, लोग क्या कुछ हमारे बारे में बाहर की रियासतों में बात करते हों, लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग रिवायत है, अपने मामलात हैं, और भाईचारे और आपसी अखुवत के अपने कुछ इस तरह के असूल हैं जिस पर कोई भी कश्मीरी कभी सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जी हां, हम बात करते हैं यहां पर चल रहे भाईचारे के हवाले से। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताए देते हैं
कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब कभी भी कोई बड़ी विपदा आई या छोटी विपदा आई तो मुसलमान कभी पंडित से दूर नहीं रहा, पंडित कभी मुसलमान से दूर नहीं रहा। और इस तरह से यहां की रिवायात हमेशा परवान चढ़ती रही, चाहे खीर भवानी का मेला हो या यहां पे कोई बड़ा त्यौहार हो, चाहे दस्तगीर साहब का कोई यहां पे बड़ा दिन हो या फिर मुकद्दम साहब की जियारत पर कभी हाजिरी देने की बात हो। यहां भाईचारे ने हमेशा ही अपने परवान चढ़े हैं और इस तरीके से भाईचारे ने एक बड़ी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर कायम की है। आपको नाज़रीन किराम मालूम होना चाहिए कि यहां कई एक ऐसे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित इस वक्त भी मौजूद हैं जिनके अपने अजीज तो दीगर मुल्क की रियासतों में जाकर के बस गए हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इस वक्त यहां पर अपने मुस्लिम बरादरान के साथ बखूबी अच्छी तरीके से एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब कभी भी उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी मुश्किल पैदा हुई तो ऐसे में मुस्लिम बरादरी कभी भी पीछे नहीं रही, जिसकी बार बार यहां पर मिसालें देखने को मिलती हैं। नाज़रीन किराम, आपको पता होगा कि जनूबी कश्मीर में किस तरह का वाकया पेश आया जिसमें एक कश्मीरी पंडित की वफात हो गई। रिश्तेदार कब तक आए, कैसे पहुंचे, किन हालात में पहुंचे और कब आकर के आखिरी रसूमात अंजाम दें, कश्मीरी मुसलमानों ने उस चीज का इंतजार नहीं किया, बल्कि बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने न सिर्फ अपनापन दिखाया बल्कि सारे आखिरी रसूमात मुकम्मल मजहबी लिहाज को पास में रखते हुए अंजाम दिए गए। और इस मौके पर बोलते हुए कुछ जवानों ने यूं कहा। ये जो यहाँ पे आज इसकी मौत हुई है, रोशनलाल काजू इसका नाम था, तो ये गुजरो आज सुबह 6:30 तकरीबन ये गुजरो, मगर बचपन पान पढ़ाना मतलब रश्मि तमें हमसाय तो यह भाईचारा कायम आए बराबर इन योतान शाना बशाना सन पन्न हंद बायन तो आए योत दुखस मज कोर शिरकत क्या बचपन पान पे रश्मि। शुक्रिया गुजरो शाम बहुत बरादर लकुट तो बहुत मुसलमान भाई शुक्रिया अदा कर फर्ज मे हेक ना अदा कर मुस्लिम भाई को अदा तरह ग रोजन सह सारे खुद ठीक ये ब्रो पे हिंदू सिख मुसलमान इतिहाद सह कायम बराबर। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अमूरात चलाने के लिए यहाँ कई महकमों का अलग अलग रोल है और कई महकमों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके अपने अंदाज भी अलग हैं और वो अलग तरीके से काम भी करते चले आए हैं। इस हवाले से हर कोई इस चीज़ से वाकिफ होगा कि चाहे आप किसी भी गाँव देहात के अंदर चले जाएं, किसी भी जिले के अंदर चले जाएं, तो कौन नहीं जानता कि यहाँ पर मुकद्दम और नंबरदार का और उसके साथ साथ चौकीदार का कितना बड़ा रोल रहा है, रहेगा और चलता रहेगा। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि आज जितने भी चौकीदार थे उनकी एसोसिएशन की तरफ यहां पर प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज किया गया जिसमें उनका कहना था कि उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है, यानी कि कोई यह नहीं कह सकता कि उसके बच्चे की पैदाइश हुई नहीं हुई प्रूव करने के लिए जब तक चौकीदार की मोहर ना लगी हो, उसके पास अंदराज ना हो, तब तक यह मामला कहीं पर टिकता नहीं है। किसी के लिए समन निकले तो चौकीदार को हाजिर होना पड़ता है, गांव के अंदर कोई मामला हो तो चौकीदार होगा, पुलिस का कोई मामला आ जाता है तो पुलिस भी आकर के चौकीदार को ढूंढती है, रेवेन्यू के हिसाब से कोई भी कागज निकालना हो, कोई भी मामला तय करना हो तो चौकीदार को बुलाया जाता है। लेकिन आप जानकर के हैरान होंगे कि जो चौकीदार किसी जमाने में 5 रुपए के अवज काम किया करते थे, धीरे धीरे 72 बरस में वो अभी तक सिर्फ 1500 रुपए के मुशायरे तक ही पहुंच पाए और इसको लेकर के इस वक्त के महंगाई के दौर में उन्हें इंतहाई मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि जितनी भी तेज रफ्तारी के साथ वक्त गुजर रहा है उसके साथ साथ अमूरात जिंदगी भी
बढ़ते जा रहे हैं। डीडीसी के इंतखाबात हों या कोई भी मामला हो, इलेक्शन लिस्ट बनानी हो या इस बारे में कोई चीज जाननी हो, जब तक नंबरदार और चौकीदार के बारे में पता ना हो कि उन्होंने रिकॉर्ड में क्या कुछ लिख करके रखा है, कोई बात तस्लीम नहीं की जाती है। उसके साथ ही आप कोई सर्टिफिकेट बनाइए, आप सुकूनत को बदलिए, आप कोई भी चीज अपने गांव के अंदर लाइए, तो नंबरदार और चौकीदार का एक बड़ा रोल बनता है। लेकिन इन नंबरदारों और चौकीदारों का यह मानना है कि सरकार उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट करते आई है और आज तक जितने भी यहां पे चाहे वजीर बने, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर बना, या उनका यह भी मानना है कि गवर्नर आए या लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, उन्होंने अपने मुतालबात उनके सामने रखे, लेकिन उनके मामलात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का दौर इतना ज्यादा है कि 50 रुपए दिन के आउज वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और कई मर्तबा तो उन्हें घर जाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। और कोविड-19 में जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, वो भी कोई बुलाना भी चाहे तो बुला नहीं पाएगा। इस हवाले से उन्होंने गुजारिश की है कि उनके मुतालबात पर गौर करके ये 5 से 5,500 हजार के लगभग जो चौकीदार हैं, उनको एक ऐसे मुशायरे की फहरिस्त में लाया जाए जहां पर उनके घर के गुजारे भी हो सके और निजाम और कारोबार जिंदगी को चलाने के लिए जो उनका रोल है उसमें भी कोई रखना ना पड़े। क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर चौकीदार एसोसिएशन, हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो। मेरा नाम सरताज अहमद है, मैं चौकीदार हूँ सर। चौकीदारों की वसादत से मैं आज यहाँ इस प्रेस कॉलोनी में आया हूँ। मैंने ये प्रोटेस्ट इसलिए दर्ज करवाया कि हमारी बात अहले हुकाम तक पहुँच जाए। जो हुकाम आज 70 साल से सो रहा है वो ख्वाब हमें दिखा रहा है, सिर्फ यकीनी दहानी के सिवा कुछ नहीं बता रहा है। किसी के पास भी जाते हैं, कोई भी मिनिस्टर हो, रेवेन्यू हो या एलजी साहब हो या कोई भी हो, जितनी भी सरकारें आई गई चली गई, हमारी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चौकीदार का मतलब है सीडीपी, जिसका नाम है चौकीदार देहाती पुलिस। इसका काम है गवर्नमेंट, इसका एक्ट 1954 से लागू हुआ था, जबकि गवर्नमेंट की सैलरी है 20,000 से, मगर हमारे ऊपर इन्होंने 1,500 रुपये लगा दिया, जबकि मेन सैलरी 5 रुपये थी। उससे काम करके हमने यहाँ तक 1,500 रुपये तक काम किया। जो भी काम अहले हुकाम का काम होता है वो हम संभाल लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो हम करते हैं, चाहे पुलिस का काम हो, चाहे रेवेन्यू का काम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर कोई काम हमको करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज हमारे अहलो अयाल फाककशी पे मजबूर हुआ है। हमने हर साल यहाँ धरना दिया, हमको सिर्फ यकीन दहानियों के सिवा कुछ नहीं बताया गया। इसके बारे में मैं आपकी वसादत से अहले हुकाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ भी इंसाफ किया जाए। जो हमारा तनख्वाह है उस पर हमारा कोई भाव नहीं है। जो आज सब्जी आजकल मिल रही है 100 रुपये में किलो, हमको उससे नीचे दाम में आज 50 रुपये गवर्नमेंट दे रहा है। हम हैं इसमें 5,500 से ऊपर है इसमें चौकीदार सर, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्दी दी जाती थी, एक जूता दिया जाता था। जो भी वो काम का काम है, चाहे डेथ हो या बर्थ हो, अगर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी समन हो या पर्चा लेना पड़ता है घर वाले के पास या कोई भी पुलिस का या किसी भी डिपार्टमेंट का, वो हमको खुद काम करना पड़ता है। हमारे हाथ में कलम और किताबों के सिवा कुछ नहीं थमा दिया। हमारे पास स्टेप लगा दिया है चौकीदार, जबकि हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी बदल कर रख दिया है, उसका नाम रख दिया है विलेज गार्ड। इसलिए आपका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। मैं आपकी वसादत से अहले हुकाम को ये बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, ये तो चौकीदार थे जो अपनी इस वक्त रुदाद सुना रहे थे। और जब चौकीदारी की बात आती है तो अब जिन चौकीदारों के हाथों में बीडीसी के इंतखाबात के बाद तकदीरें सौंप दी जाएंगी, वो किस तरीके से अपने मामलात को तय करेंगे, इस हवाले से श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक और राजौरी से लेकर के अगर हम केरन करना टंगडार की बात करते हैं तो हर जगह पर इंतखाबी मुहिम जो है बहुत ज्यादा गर्म नजर आती है। और इस हवाले से कई जमातें एक दूसरे पर इल्जामात भी लगा रही हैं और इन इल्जामात के बीच में सियासतें किस प्रकार कौन सी करवट बदलेंगी और कब वक्त उन्हें किस अंदाज में नया मोड़ दिखा देगा यह किसी को मालूम नहीं है। चूंकि बीडीसी के इंतखाबात सरकार के लिए भी अब एक बड़ा इशू इसलिए बन रहे हैं कि इसमें बड़े लीडरान ने बड़े बयान दागने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब ऐसा लगता है कि इन इंतखाबात के पीछे भी सरकार ने बड़ी चीजों को अपनी जगह पे सोच के रखा होगा, क्योंकि नई पॉलिसियां बनेंगी, नए कवानीन होंगे, नए लोग
लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नए तरीके से जिला तरक्याती कमिश्नरों के दफ्तरों के अंदर एक बड़ी चहल पहल भी देखने को मिलेगी। क्या कुछ ये बीडीसी के अरकान जीत के जब आएंगे, किस अंदाज में इस जम्मू कश्मीर के बिखरे हुए शिराजे को समेटने की कोशिश करेंगे, वो तो आने वाला वक्त बोलेगा। लेकिन बड़ी बात यह आ जाती है कि जब इसमें आप बड़े बड़े बयानात लेकर के सामने आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात की बारिशें करेंगी, कभी इंतखाबात लड़ने के लिए उन पर तनज करेंगी और कभी ना लड़ने के लिए भी तनज करेंगी, तो आखिर जो वोटर है उसको आप कौन सा दिमाग में ख्याल लाते हैं कि वो अपने मुकद्दर को लेकर के किस प्रकार जाए और किस पर भरोसा करे। बड़ी बात तो यह थी कि इस वक्त जो आपके बुनियादी मामलात हैं उनको समझने के लिए आपको अब ऐसे फैसले लेने होंगे। हम नाजरीन से बराह रास्त मुखातिब होकर के यह बात कहते हैं कि जिसमें आप यह देखें कि आपकी बेहतरी के लिए जमीनी सतह पर कौन काम करने वाला है और कौन ऐसा है जो आपके काम नहीं करेगा बल्कि सियासतों के ही नजर आपको कर देगा। बेहतर तो यही होगा कि ऐसे वक्तों में आप सोच समझ के काम लें और साथ साथ आने वाले औकात में इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि किसी भी तरीके से आप किसी ऐसे जानसे में ना आए जो आपको खुदा ना खास्ता कल की तारीख में लीडर लेस कर दे, क्योंकि इस वक्त इस कौम का खुदा ही हाफिज है। और आपने यह भी देखा होगा, जैसे हमने कल प्रोग्राम में कहा था, कि अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि लीडरान को मंच से उतार करके अब सवारात के घेरे में लाते हैं और कहते हैं कि बयान आप ऐसे दीजिए जो बयान यहां पर भाईचारे, अमन अमान, प्यार मोहब्बत और आशनाई को कायम रख सकें, न कि ऐसे बयानात दें जिससे यहां का शिराजा बिखर जाए और मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं और जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग रहते हैं इनके दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ा करने के बजाय आप लोग कोई इस तरह का काम करिए कि इन दीवारें गिरें, नफरतों की और मोहब्बतों के फूल खिलें। फिलहाल आज के शुमारे से हमें इस दुआ के साथ दीजिए इजाजत। अगर खुदा ने चाहा फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़ नासिर।